साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसी के तहत हम लोग 5 और 6 सितंबर 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को दिक्कत लगती है कि इसमें क्लियर आपको वीडियो नहीं दिखाई पड़ता है, तो यूट्यूब में आप देखेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन होता है वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करने का। तो आप उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर दीजिए, 360 या 420 पे कर देंगे तो क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कार्बी आंगलॉन्ग क्षेत्र में अशांति को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये जो क्षेत्र है कार्बी आंगलोंग, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में वर्षों से जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए असम के 5 विद्रोही समूहों, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों को शामिल करते हुए एक पृथक राज्य हेतु कार्बी विद्रोह उन कई विद्रोहों में से एक है जिनका असम के द्वारा वर्षों से सामना किया जा रहा है। इस विद्रोह के अतिरिक्त बोडोलैंड आंदोलन और असम की संप्रभुता के लिए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम या उल्फा के नेतृत्व में संचालित एक आंदोलन असम राज्य द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख आंदोलन है। जो समझौते के मुख्य तथ्य हैं उनकी यदि बात करें तो 1000 से अधिक ऐसे सशस्त्र कैडरों का पुनर्वास किया जाएगा जिन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और वह मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। केंद्र सरकार असम सरकार को आगामी 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज उपलब्ध कराएगी। इस पैकेज द्वारा राज्य कार्बी क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशिष्ट योजनाएं प्रारंभ करने में सक्षम होगा। केंद्र सरकार के अनुसार असम की क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलॉन्ग स्वायत्त परिषद, ठीक है, कार्बी आंगलॉन्ग स्वायत्त परिषद KAAC को अधिकाधिक स्वायत्तता का हस्तांतरण, कार्बी लोगों की पहचान, भाषा और संस्कृति सुरक्षा तथा परिषद क्षेत्र के केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्बी आंगलोंग के बारे में। तो देखिए, यह असम का सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ पे आप जो है मैप में देख सकते हैं, ये आपका असम का मैप है और यहाँ पे कार्बी आंगलॉन्ग जो है ये आपका असम का जो है सबसे बड़ा ज़िला है। और इसके बारे में देखें, इसमें विभिन्न जनजातियों और निर्जातीय समूह जैसे कार्बी, बोडो, कुकी, दिमासा आदिवासी। याद रखिएगा, कार्बी, बोडो, कुकी, दिमासा ये कहाँ पे हैं? असम में हैं। इसके अतिरिक्त कार्बी नस्लीय रूप से मंगोलाइट समूह से संबंधित है और भाषाई रूप से तिब्बती बर्मी समूह से संबंधित है। यह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत गठित एक स्वायत्त जिला है। ध्यान रखिएगा, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, उनके अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसमें आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। वर्ष 1995 में 1995 में इसे कार्बी आंगलॉन्ग जिला परिषद KADC से कार्बी आंगलॉन्ग स्वायत्त परिषद KAAC में क्रमोन्नत किया गया था। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट के अनुसार जंतुओं की 800 से अधिक जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई हैं। इसके संबंध में यहाँ पे पढ़ना है हमें। देखिए, वर्ष 1964 में 1964 में स्थापित संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट पादपों और जंतुओं की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति के संबंध में विश्व की सबसे व्यापक सूची है। तो IUCN में पादप और मतलब पेड़ पौधे और जंतु दोनों को शामिल किया जाता है। IUCN जो है अपने वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम ग्लोबल स्पीशीज प्रोग्राम में शामिल प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मानदंडों के एक समूह का उपयोग करता है। रेड डेटा लिस्ट IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल आदि द्वारा गठित की गई रेड लिस्ट पार्टनरशिप के तहत तैयार की जाती है। प्रमुख अपडेट की बात करें तो कोमोडो ड्रैगन विश्व की सबसे बड़ी जीवित छिपकली है तथा इंडोनेशिया की स्थानिक प्रजाति है। इसे वल्नरेबल से एंडेंजर्ड सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है, मतलब कि इससे ज़्यादा खतरनाक हो गई, इसकी अस्तित्व को ज़्यादा खतरा हो गया है। सभी थ्रेटेंड शार्क और रे प्रजातियों का अति मत्स्यन हो रहा है, मतलब इनको खाने के लिए मारा जा रहा है। साथ ही वे पर्यावरण क्षति एवं जलवायु में हो रहे अत्यधिक परिवर्तन से भी प्रभावित हैं। 7 सर्वाधिक व्यावसायिक मत्स्यन वाली टूना प्रजातियों में से 4 प्रजातियों की
स्थिति के सुधार के संकेत भी दर्ज किए गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। आयुष्मान ने आधिकारिक तौर पर ग्रीन स्टेटस भी लॉन्च किया है। यह जो है विभिन्न प्रजातियों के पुनर्प्राप्ति का आकलन करने तथा संरक्षण प्रभावों के मापन हेतु स्थापित प्रथम वैश्विक मापन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि ग्रीन स्टेटस क्या है। आयुष्मान ने जो ग्रीन स्टेटस लॉन्च किया, ये क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुष्मान के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। आयुष्मान विश्व का सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण संगठन है। इसमें 1400 से अधिक सदस्य, अभी 1400 से जो अधिक सदस्य हैं वो सरकार और नागरिक समाज संगठन दोनों से संबंधित हैं। आयुष्मान वैश्विक संरक्षण एजेंडा निर्धारित करने के लिए प्रत्येक 4 वर्ष में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 4 वर्षों में आयुष्मान वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन करता है। तो ये फैक्ट के रूप में दे सकता है, कथन के रूप में इसको दे सकता है। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रेड लिस्ट के अंतर्गत जो श्रेणियाँ हैं, मेनली अगर मोटा मोटी देखें तो 3 श्रेणियाँ हैं, एक्सटिंक्ट की, फिर थ्रेटेंड की है और लीस्ट कंसर्न की। तो जो एक्सटिंक्ट हैं, इस प्रकार से आप देखें, इसमें आप काउंट कर लें तो ये कितने हैं, ये आपके कुल 7 हैं। इसमें 7 सब ये कैटेगरी हैं। एक्सटिंक्ट जो होता है, ये एक्सटिंक्ट कोई वैध संदेह नहीं है कि अंतिम प्रजाति भी समाप्त हो गई है। यदि अंतिम प्रजाति भी समाप्त हो गई तो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब प्राकृतिक सीमा के बाहर केवल कैप्टिविटी या प्रजनन केंद्रों में जीवित रह सकते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या है, ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनके वनों में विलुप्त होने की अत्यधिक उच्च संभावना है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग ने बात की थी यहाँ पे कोमोडो ड्रैगन के बारे में, तो ये वल्नरेबल से इंडेंजर्ड चला गया है। ठीक है, अभी हम लोग क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात करें। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या है, इनके वनों में विलुप्त होने की अत्यधिक उच्च संभावना है, और इंडेंजर्ड जो है वनों में विलुप्त होने की बहुत उच्च संभावना है। तो एक अत्यधिक उच्च संभावना है और इससे थोड़ा कम संभावना, मतलब यहाँ भी खतरा ज़्यादा ही है। वल्नरेबल जो होते हैं वनों में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। नियर थ्रेटेंड निकट भविष्य में थ्रेटेंड श्रेणी में शामिल किए जाने की संभावना इनकी है। और वहीं लीस्ट कंसर्न का मतलब क्या है, इनकी आबादी इतनी स्थिर है कि इनके निकट भविष्य में विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। लीस्ट कंसर्न में एक होता है डेटा डिफिशिएंट, मतलब विलुप्त होने के जोखिम का अनुमान लगाने के लिए प्रजातियों की बहुतायत या वितरण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप एक्सेलेरेटर के लिए परितंत्र विकसित करने हेतु 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है, अजय प्रकाश साहनी। तो यह समिति उत्पाद नवाचार विकास और समृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर, यह शॉर्ट में समृद्ध योजना कहते हैं, समृद्ध योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन करेगी। यह समिति वर्तमान और आगामी स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर को समर्थन प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करेगी। तत्पश्चात ये एक्सेलरेटर्स सकारात्मक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हुए भारत की समस्याओं का समाधान करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स का चयन करेंगे तथा उन्हें इस कार्य में आगे बढ़ाएंगे। उन्हें चयनित स्टार्टअप्स की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित एक्सेलरेटर कार्यक्रम भी निर्मित करने होंगे। अब समृद्ध जो योजना है इसके बारे में बात करें तो इसे हाल ही में 300 स्टार्टअप्स की पहचान करने और उनकी आगामी 3 वर्षों में ग्राहक संपर्क, निवेशक संपर्क और वैश्विक पहुंच में सहायता करने के लिए आरंभ किया गया है। स्टार्टअप्स के वर्तमान मूल्यांकन और वृद्धि के चरण के आधार पर इनमें चयनित एक्सेलरेटर्स के माध्यम से 40 लाख रुपए तक का निवेश किया जाएगा। यह एक्सेलरेटर या निवेशक द्वारा संतुलित निवेश की सुविधा भी प्रदान करेगा। साथ ही यह जो आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, तो इसे इस मंत्रालय के स्टार्टअप हब द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग भारत में जो स्टार्टअप्स की स्थिति है या स्टार्टअप तंत्र है उसके बारे में बात करें तो भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है। तो ये फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। देश में अब विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब है। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी जो कह सकते हैं जिनके संपत्ति या जिनकी क्षमता जो है वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की हो जाती हैं। लगभग 40% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में शामिल हैं, कार्यशील हैं।
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रमुख पहले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है जैव ईंधन बायोफ्यूल क्षेत्र में उभरते अवसर के संबंध में। तो वैश्विक स्तर पर कृषि से प्रत्येक वर्ष 140 बिलियन टन बायोमास उत्पन्न होता है और यह लगभग 50 बिलियन टन तेल के समतुल्य है। ये 140 बिलियन टन। भारत में लगभग 235 मिलियन मीट्रिक टन अधिशेष फसल अवशेष उत्पादित होता है। इसमें से केवल 10% का ही जैव ईंधन में रूपांतरण होता है। ठीक है, जो अधिशेष फसल के रूप में होता है वो 235 मिलियन मीट्रिक टन होता है। इसके अतिरिक्त इस अधिशेष फसल अवशेष के संपूर्ण उपयोग से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के 17% की पूर्ति की जा सकती है। जैव ईंधन के बारे में बात करें तो जैव ईंधन एक ऐसा तरल ईंधन है जो जैविक सामग्री जैसे कि वृक्ष, कृषि अपशिष्ट, फसल या घास से प्राप्त होते हैं। इसके परिवहन क्षेत्र, ऊष्मा और विद्युत उत्पादन आदि में विभिन्न अनुप्रयोग एप्लीकेशंस हैं। जैव ईंधन का महत्व क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता था। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में किसानों को लाभान्वित करने में सहायक है। बायोमास के प्रसंस्करण व भंडारण समाधानों के माध्यम से नए व्यवसायों के लिए अवसर और रोजगार सृजन को सक्षम बनाता है। यह जैव ईंधन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जो सरकार की नीतियां उनकी बात करें तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण और 5% बायोडीजल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य जो है निर्धारित किया गया है। तो ये डेटा याद रखिएगा, आंकड़ा 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण और 5% बायोडीजल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वर्ष 2019 से प्रधानमंत्री G1, इसका पूरा नाम क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, तो G1 योजना आरंभ की गई है। वर्ष 2018 में गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन अर्थात गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI द्वारा रिपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल योजना का शुभारंभ किया गया है। ये शॉर्ट में रिको कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो जैव ईंधन होते हैं इनकी 4 पीढ़ियाँ हैं, कौन सी पीढ़ी में क्या शामिल है उसको भी यहाँ पे देख लीजिए। तो प्रथम पीढ़ी में खाने योग्य जैव ईंधन, चुकंदर है, गन्ना है, गेहूँ, मक्का, इनसे जो है जैव ईंधन बनाया जाता है। जबकि द्वितीय पीढ़ी में गैर खाद्य योग्य जैव ईंधन का इस्तेमाल, मतलब गैर खाद्य योग्य जो पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि काष्ठ है, भूसा है, घास है, अपशिष्ट है। तृतीय पीढ़ी के तहत शैवाल आधारित जैव ईंधन इसमें होते हैं, या सूक्ष्म शैवाल, स्थूल शैवाल। चतुर्थ पीढ़ी के तहत पारवेधन आधारित जैव ईंधन होते हैं, जैसे ताप अपघटन, सोलर टू फ्यूल, इंजीनियर्ड एल्गी गैसीकरण। तो ये चीज़ें शामिल हैं। कहीं परीक्षा में पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, या तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी का, तो आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। NPS के 66% अभिदाता आधार के साथ अटल पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रमुख हो गई हैं। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPST की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के 4.2 करोड़ अभिदाताओं में से 66% या 2.8 करोड़ से अधिक ने वर्ष 2020-21 के अंत में अटल पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है। अटल पेंशन योजना के बारे में बात करें तो इस योजना को मई 2015 में सभी भारतीयों के लिए विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के निर्धन, वंचित वर्ग और श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सृजित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए NPS के अंतर्गत कई प्रतिरूप विद्यमान हैं। ज्ञातव्य है कि ये जो आपका अटल पेंशन योजना है ये भी ऐसे ही एक प्रतिरूप का उदाहरण है। इसकी अटल पेंशन योजना की जो पात्रता है इसके लिए 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग का भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। इस योजना के तहत अभिदाता को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की गारंटी युक्त पेंशन प्राप्त होगी। अभिदाताओं की मृत्यु के पश्चात उनके पति या पत्नी को समान पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर अभिदाता की संचित पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में बात करें तो यह एक स्वैच्छिक व परिभाषित अभिदाय आधारित बचत योजना है। एनपीएस के तहत परिसंपत्ति और निधि की देखभाल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास एनपीएसटी द्वारा की जाती है। इसे पीएफआरडीए द्वारा भारतीय न्यास ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत स्थापित किया गया है। वर्ष 2004 से आरंभ की गई और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित यह योजना 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के भारत के सभी नागरिकों, चाहे वो निवासी हो या अनिवासी, दोनों के लिए उपलब्ध होती है। ध्यान रखिएगा, ये निवासी और अनिवासी दोनों के लिए उपलब्ध है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वायु रक्षा पहचान क्षेत्र एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ के बारे में। तो चीनी विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया है। अब ADIZ के बारे में बात करें, अर्थात एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, तो यह भूमि या जल के ऊपर का हवाई क्षेत्र होता है जो किसी राष्ट्र को अपने संप्रभु हवाई क्षेत्र में संभावित घुसपैठ का पता लगाने में मदद करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करता है। यह देश के राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र की सीमा से परे विस्तृत होता है, मतलब जो देश की राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र होता है उससे आगे होता है। ये ADIZ ये कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते नहीं होते हैं। साथ ही विभिन्न राष्ट्रों के जो ये ADIZ है ये एक दूसरे का अतिव्यापन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कोई देश बिना किसी सूचना के उसके ADIZ में प्रवेश करने वाले विमान पर हमला नहीं कर सकता है। वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुसने पर बिना पहले से सूचना दिए कोई हमला नहीं कर सकता है। सिम्बेक्स के बारे में बात करें तो सिंगापुर भारत द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 28वां संस्करण है। यह सिम्बेक्स, तो याद रखिएगा, सिंगापुर और भारत के मध्य में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, नौसैन्य से संबंधित है। इसे दक्षिण चीन सागर में कोविड-19 महामारी के कारण बिना किसी मानवीय संपर्क के एट सी ओनली अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। वर्ष 1994 में आरंभ किया गया सिम्बेक्स किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा चलने वाला निर्बाध द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास। तो याद रखिए 1994 में इसको प्रारंभ किया गया था। महत्व क्या है? यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के हितों की बढ़ती एकरूपता का प्रतिबिंब है। अगला है स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट SPE के बारे में। तो यह कोयला संसाधनों के बेहतर मूल्यांकन हेतु कोल इंडिया लिमिटेड CIL द्वारा आरंभ किया गया एक नया सॉफ्टवेयर है। यह ध्यान रखिएगा, जो ये कोल इंडिया लिमिटेड CIL है, एक महारत्न कंपनी है या और विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी भी है। यह कोयला अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान यह जो है आपका मतलब जो स्पेक्ट्रल इन्हेंसमेंट है, यह कोयला अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण का उपयोग करके पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह भूपर्पटी के नीचे पतले कोयले के संस्तरों की पहचान करने और कोयला संसाधनों के मूल्यांकन में सुधार करने में सहायता करेगा। यह मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर कोयले के अन्वेषण में समय तथा लागत की बचत करने में भी मदद करेगा। इस प्रकार कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बढ़ावा देगा। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में गूगल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक निक्षेप समझौता, गूगल इक्विटास SFB डिपॉजिट डील अंडर RBI वॉच। गूगल ने अपने भुगतान वॉलेट के उपयोगकर्ताओं को समाधि जमा निक्षेप की अर्थात समाधि जमा जिसे निक्षेप कहते हैं की पेशकश करने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस प्रकार की जमा राशि को प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की जमा गारंटी जो है द्वारा कवर किया जाएगा। वर्ष 2021 की भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अर्थात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR ने वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी तकनीकी कंपनियों बिग टेक फर्म्स के बारे में चिंता व्यक्त की थी। बड़ी तकनीकी कंपनियों में कभी कभी अपारदर्शी व्यापक शासन संरचनाएं होती हैं तथा इनमें वित्तीय सेवाओं में प्रभावी अभिकर्ता बनने की क्षमता होती है। अगला है, सरकार भारतीय लेखा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ संरेखित करने हेतु प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट मूव्स टू अलाइन इंडियाज विद IFRS। तो देखिए, भारतीय लेखा मानक इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड इंडियाज शॉर्ट में कह सकते हैं, कुछ भिन्नताओं जिन्हें कर्व आउट कहा जाता है के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS पर आधारित है। अब इंडियाज और IFRS के मध्य अंतराल को समाप्त करने के लिए इन कर्व आउट को हटाया जा सकता है।
वित्तीय विवरणों के लिए IFRS को पूर्ण रूप से अपनाने से उन कंपनियों को लाभ होगा जो विदेशों में सूचीबद्ध होने के साथ साथ वैश्विक विलय और अधिग्रहण की तलाश में है। भारतीय कंपनियों ने पूर्ववर्ती सामान्यता स्वीकृत लेखा सिद्धांतों जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स GAAP गैप के स्थान पर अप्रैल 2016 से इंडियाज़ को अपनाना आरंभ किया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। इंडियाज़ को बैंकों द्वारा अपनाया जाना अभी शेष है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे चलते हैं। अगला है आपका डॉपलर मौसम राडार के बारे में। तो हाल ही में जम्मू ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालय में अत्याधुनिक डॉपलर मौसम राडार और GPS आधारित स्वदेशी पायलट सोंडे का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, GPS आधारित स्वदेशी पायलट सोंडे का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? जम्मू में। ये जो आपका डॉपलर मौसम राडार है, ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव में क्या होता है? तरंग स्रोत और पर्यवेक्षक के मध्य सापेक्ष गति के आधार पर तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। मौसम की निगरानी के लिए डॉपलर मौसम राडार DWR वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा संकेत प्रेषित करते हैं, जो वर्षा की बूंदों या हिम से टकराकर वापस राडार की ओर परावर्तित हो जाते हैं। यह गंभीर मौसम की स्थिति में पूर्व चेतावनी के लिए अग्रिम सूचना प्रदान करने में मदद कर जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में सहायक है। अगला है निपाह वायरस। तो हाल ही में केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस से एक बालक की मृत्यु का मामला सामने आया है। निपाह वायरस NIV एक जूनोटिक वायरस है, साथ ही यह एक प्रकार का राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA वायरस है। यह मनुष्यों में अपने प्राकृतिक मेजबान फलाहारी चमगादड़ जो कि टेरोपोडिडे वंश का होता है, या संक्रमित व्यक्तियों या दूषित भोजन के प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से फैलता है। वर्तमान में इसके लिए कोई विशेष उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है तथा इसमें केवल प्राथमिक उपचार के रूप में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका निपाह वायरस है, ये कैसा है? राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA वायरस है। दो प्रकार के होते हैं, RNA DNA, तो ये RNA वायरस है। अगला है वन्यार आंदोलन के बारे में। तो वन्यार आंदोलन वर्ष 1986 में आरंभ हुआ था। यह आंदोलन वन्या कुल क्षत्रियों या वन्यारों द्वारा राज्य सेवाओं में 20% आरक्षण और केंद्रीय सेवाओं में 2% आरक्षण की मांग पर आधारित है। वन्यार तमिलनाडु के सबसे बड़े और सर्वाधिक संगठित पिछड़े समुदायों में से एक है। पंचशीर घाटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये अफगानिस्तान में, कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये काबुल है और यहाँ पे ये पंचशीर है, जहाँ पे भी तालिबानियों का कब्जा पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। तालिबान ने पंचशीर घाटी पर पूर्णतः अधिकार करने का दावा किया है। स्थित यदि इसकी बात करें कहाँ पर स्थित और जल निकाय, तो पंचशीर हिंदुकुश पर्वत में अवस्थित है और यह संपूर्ण घाटी पंचशीर नदी के तट पर स्थित है, जो घाटी की लंबाई के साथ साथ प्रवाहित होती है। इस घाटी की लगभग 100% आबादी निर्जातीय ताजिकों की है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? यहाँ चांदी व पन्ना सहित विभिन्न प्रकार की कीमती रत्न व दुर्लभ मृदा तत्व भी प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। इसे आक्रमणकारियों के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी इसे विजित करने में सफल नहीं हो सका था। सीमावर्ती देश अफगानिस्तान जो है, सीमावर्ती देश अफगानिस्तान एक भू आबद्ध देश है। यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये भू आबद्ध देश है, जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, चीन, ये पाकिस्तान, ये ईरान है। तो पाकिस्तान, चीन और भारत से ये घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी बाउंड्री जो है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत से जुड़ी हुई हैं। गिनी की बात कर लेते हैं। तो गिनी में एक सैन्य तख्तापलट ने तत्कालीन सरकार को भंग कर दिया। इसकी स्थिति देखें तो यह देश जो है पश्चिमी अफ्रीका, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये पश्चिमी अफ्रीका वाला इलाका है। तो पश्चिमी अफ्रीका का भाग है और अटलांटिक तट पर, ये अटलांटिक तट है, यहाँ पर अवस्थित है। नदी निकाय की बात करें तो गाम्बिया नदी व नाइजर नदी जो है यहाँ से होकर प्रवाहित होती हैं। सीमावर्ती देशों की यदि बात करें तो ये आपका आइवरी कोस्ट है, गिनी बिसाऊ, ये गिनी बिसाऊ है। इसके अलावा लाइबेरिया है, यहाँ लाइबेरिया देख सकते हैं, माली है, सेनेगल है और सियरा लियोन है। ये इसके सीमावर्ती देश हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 5 और 6 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।